नमस्कार आप सभी साथियों का। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गेस्ट पर। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को लगे हुए होंगे। आज हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस और ग्रुप सी के लिए जो हमने स्पेशल बैच की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने हरियाणा जीके को कवर कर रहे हैं। इसमें आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रहेगा। इससे पहले भी हमने 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, जो कि सभी के सभी HSSC के द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं के आधार पर उन प्रैक्टिस सेटों को तैयार किया था। तो बात करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 की, और उससे पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो बात करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 की, जिसमें हम टोटल 30 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, जिसमें पूछा गया है हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी 1971 में हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की स्थापना हुई थी। और अभी हरियाणा हाउसिंग बोर्ड योजना भी शुरू की गई है, जो कि 2025 में की गई थी, जिसके माध्यम से हरियाणा में आवास प्रदान करने के लिए हाउसिंग बोर्ड को तैयार किया गया है। और उसमें जो गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला जैसे शहर हैं, वहाँ पर किफ़ायती यानी आवास दिलाने के लिए, यानी 18 लाख से शुरू होने वाली आवासों की सुविधा कराने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि हाउसिंग बोर्ड योजना कब लॉन्च की गई थी, तो यह 2025 में लॉन्च की गई है, जिसमें 18 लाख से शुरू होने वाले आवास उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है हरियाणा निर्वाचन आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो हरियाणा निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो यह ओल्ड क्वेश्चन है, तो इसके अनुसार इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी उस समय के दीपा मलिक जो कि पैरा एथलेटिक्स थी, उन्हें हरियाणा निर्वाचन आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और अभी नवंबर 2025 में बात करें तो इसे अभी नए जो खिलाड़ी हैं उसे इसका अध्यक्ष बना दिया गया है, ब्रांड एम्बेसडर। तो बात करें तो शेफाली वर्मा को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है हरियाणा के निर्वाचन आयोग का। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी नए ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो वह शेफाली वर्मा हो जाती है, जो कि एक क्रिकेटर हैं। उन्हें हरियाणा निर्वाचन आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, शेफाली वर्मा को। और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी दीपा मलिक जो कि पैरा एथलीट की थी, वो उनसे पहले ब्रांड एम्बेसडर थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा है हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता प्रतिशत क्या है। तो हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता के बारे में पूछा है कि वो कितनी प्रतिशत है, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी 65.98%, जो कि हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता प्रतिशत हो जाता है। एग्जैक्ट की बात करें तो यह साक्षरता दर 65.94% है, जबकि इसके पास एक ही ऑप्शन मिल रहा है जो कि 65.98 इसके नज़दीकी है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। बल्कि एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो ये 65.94% है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा है कि हरियाणा में जलोढ़ मैदान की सामान्यतः ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर सामान्यतः जलोढ़ मैदान की ऊंचाई पूछी है कि हरियाणा में कितनी है, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी 220 से लेकर 240 मीटर के मध्य हरियाणा में जलोढ़ मैदान की लंबाई है, ऊंचाई है। ऊंचाई के बारे में पूछा है तो यह ऊंचाई 220 मीटर से लेकर 240 मीटर के मध्य है, और अधिकांश भाग कवर करता है जलोढ़ मैदान। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी 220 मीटर से लेकर 240 मीटर के बीच हरियाणा में जलोढ़ मैदान की ऊंचाई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा है पंजाब विधानसभा के पहले चुनाव कब हुए थे। तो पंजाब विधानसभा के पहले चुनाव की बात करें तो यह कब करवाए गए थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं
और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 यानी 1937 में पंजाब विधानसभा के पहले चुनाव करवाए गए थे। और इन चुनाव की बात करें तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत करवाए गए थे, जिसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो 11 प्रांत थे उनमें इन चुनाव को करवाया गया था। और उन्हीं 11 प्रांतों में से पंजाब भी एक प्रांत था, जिसका चुनाव भी सन 1937 में करवाया गया था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि पहले चुनाव कौन से अधिनियम के तहत करवाए गए थे, तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत करवाए गए थे। और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1937 में पंजाब विधानसभा के पहले चुनाव हुए थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मास्टर हुकम सिंह का कहाँ से रहने वाले थे, यह आपसे पूछा है। तो हुकम सिंह जो फोगाट जी थे उनके संबंध की बात की गई है कि उनका संबंध कौन से जिले से था। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी उनका जन्म चरखी दादरी में हुआ था। उनके जन्म की बात करें तो 28 फरवरी को उनका जन्म हुआ था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि उनका जन्म चरखी दादरी में हुआ था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हुकम सिंह फोगाट, जिनका जन्म एक हिंदू जाट परिवार में हुआ था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा है भिवानी से रेल यात्रा कब शुरू हुई थी। तो रेल यात्रा की शुरुआत की बात करें तो भिवानी से लेकर फिरोजपुर खंड के मध्य जो रेल यात्रा शुरू हुई थी तो वह कौन सी सन में हुई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी सन 1986 में भिवानी से रेल यात्रा शुरू की गई थी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 1886 में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बागवाला तालाब का निर्माण किसने करवाया था। पहले तो बात करें कि बागवाला तालाब है कहाँ पर, तो यह यमुनानगर के जगाधरी में स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो जगाधरी में इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 राव गुर्जर के पुत्र अहीर के द्वारा बागवाला तालाब जो कि यमुनानगर के जगाधरी में स्थित है, इसका निर्माण करवाया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 राव गुर्जर के पुत्र अहीर के द्वारा बागवाला तालाब का निर्माण करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा है लाट बाग कहाँ स्थित है। तो लाट बाग कहाँ पर स्थित है, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी दिल्ली हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH 9 पर यह स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। तो लाट बाग कहाँ पर स्थित है, तो यह दिल्ली और हिसार के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है जो कि NH 9 पर स्थित है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा है बिरडाणा में उत्खनन का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था। तो बिरडाणा में उत्खनन के कार्य की बात करें तो इसका नेतृत्व किसने किया था और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 यानी LS राव के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए LS राव के द्वारा बिरडाणा के उत्खनन केंद्र जो क्षेत्र था उसका उत्खनन का कार्य करवाया गया था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 LS राव के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें पूछा है कि भिवानी के संस्थापक कौन थे। तो भिवानी के संस्थापक की बात करें तो भिवानी शहर किसके द्वारा बसाया गया था, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी अनंगपाल तोमर के द्वारा भिवानी शहर की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अनंगपाल के द्वारा भिवानी शहर को बसाया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा है कुरु के बाद किस 16वें शासक ने धीवरवर कन्या से विवाह किया था। तो कुरु के किस शासक के बाद 16वें शासक थे जिसने धीवर कन्या से विवाह किया था, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी शांतनु
जो शासक थे, 16वें शासक थे, उसने धीवर कन्या से विवाह किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें पूछा है कि हरियाणा में कहाँ भ्रूण प्रत्यारोपण सुविधाओं से मुक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। यानी हरियाणा का ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर भ्रूण प्रत्यारोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी हिसार जिले में भ्रूण प्रत्यारोपण सुविधाओं से मुक्त एक प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हिसार में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा है कि दिल्ली अमृतसर को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है। तो दिल्ली अमृतसर कौन से राजमार्ग पर स्थित है, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी NH फर्स्ट पर दिल्ली और अमृतसर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी NH1 पर दिल्ली अमृतसर को जोड़ने वाला राजमार्ग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि NH2 को हरियाणा के वल्लभगढ़ से किस प्रदेश की सीमा तक 4 मार्गीय बनाया गया है। तो NH2 को पूछा है कि वल्लभगढ़ से लेकर किस प्रदेश को जोड़ने के लिए 4 मार्गीय रास्ता यानी सड़क बनाई गई है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए NH2 को वल्लभगढ़ से लेकर और उत्तर प्रदेश के मेरठ तक जोड़ने के लिए उसे 4 मार्गीय बनाया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश तक इसे 4 मार्गीय बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इसमें पूछा है कि सॉफ्ट स्किल योजना कब शुरू की गई थी। तो सॉफ्ट स्किल योजना की बात करें तो इसकी हरियाणा में शुरुआत कब हुई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी सन 2005 और 2006 की शुरुआत में सॉफ्ट स्किल योजना की शुरुआत हरियाणा में की गई थी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सन 2005 और 2006 के बीच सॉफ्ट स्किल योजना की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो इसमें पूछा है कि 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था। तो 12वीं शताब्दी में कौन से चौहान शासक थे जिसने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण किया और तोमर जो शासक कर रहे थे उनको पराजित किया था। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी अर्णोराज जो कि चौहान शासक थे, उन्होंने 12वीं शताब्दी पर तोमरों पर आक्रमण किया था और उन्हें पराजित किया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्णोराज के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा है मिंटो रिफॉर्म्स कौन सी सन में लागू हुआ था। तो मार्ले मिंटो सुधार के बारे में पूछा है कि यह कौन से सन में लागू हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी सन 1909 में मिंटो रिफॉर्म्स को लागू किया गया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सन 1909 में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा है कि मेवात जिले में नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है। तो बात की गई है मेवात की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी इंदौरी नदी जो कि मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौरी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा है कि हरियाणा राज्य में अच्छी किस्म के बासमती चावल किस ज़िले में पैदा होते हैं। तो बासमती चावल की बात की गई है कि हरियाणा के कौन से ज़िले में पैदा होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से ज़िले से होता है, बासमती चावलों का। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी करनाल और कुरुक्षेत्र में
सबसे ज़्यादा बासमती चावलों की किस्मों की पैदा होती है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, करनाल और कुरुक्षेत्र में। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 21 है, पूछा है रेशमी ओढ़ना जो कि विवाह में दुल्हन को चढ़ाया जाता है को क्या कहते हैं? तो रेशमी ओढ़ने की बात की गई है जो विवाह के अवसर पर दुल्हन को चढ़ाया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं? और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और उसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, उसे हम डिमाज के नाम से जानते हैं जो विवाह में दुल्हन को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, डिमाज। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा है कि महावीर जयंती का मेला कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर लगता है? तो महावीर जयंती की बात करें जिसका आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जाता है, तो पूछा है कि कौन से स्थान पर इसका आयोजन किया जाता है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी लाडवा जो कुरुक्षेत्र में स्थान स्थित है वहाँ पर महावीर जयंती का मेले का आयोजन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लाडवा जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है वहाँ पर महावीर जयंती पर मेले का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा है कि बाबा भूमंगता का मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो बाबा भूमंगता मेले की बात करें तो हरियाणा के कौन से जिले में इसका आयोजन किया जाता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी सिरसा जिले में इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सिरसा में बाबा भूमंगता मेले का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा है बाबा गुदड़ी के मेले का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? तो बाबा गुदड़ी के मेले के आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन हरियाणा हिंदी के कैलेंडर के अनुसार कौन से महीने में किया जाता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी भादो शुक्ल नवमी को बाबा गुदड़ी के मेले का आयोजन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भादो शुक्ल नवमी को इस मेले का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा है हरियाणा पर्यटन कॉरपोरेशन द्वारा संचालित जंगल बेबलर पर्यटन स्थल की शुरुआत कब की गई थी? तो हरियाणा पर्यटन कॉरपोरेशन के द्वारा संचालित किया जाने वाला जंगल बेबलर पर्यटन स्थल की शुरुआत कौन सी सन में की गई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी सन 1974 में जंगल बेबलर पर्यटन स्थल की शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1974 में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा है हॉकी खिलाड़ी नवजोत कौर का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? नवजोत कौर की बात करें तो उनका संबंध हॉकी खेल से है और पूछा है हरियाणा के किस जिले से उनका निवास स्थान है, यानी कौन से जिले से उनका संबंध है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी उनका संबंध कुरुक्षेत्र जिले से है जो कि एक हॉकी की खिलाड़ी है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि नवजोत कौर का संबंध कौन से खेल से है, तो उनका संबंध हॉकी खेल से है और वह कुरुक्षेत्र की रहने वाली है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा है अशोक चक्र विजेता को कितनी राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है? तो अशोक चक्र विजेता को कुल कितनी राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 करोड़ रुपए की राशि अशोक चक्र विजेता को दी जाती है पुरस्कार के रूप में। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 1 करोड़ की राशि। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा है कि चंडीगढ़ में 2011 की जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो 2011 की जनसंख्या यानी जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में पूछा है
कि चंडीगढ़ की क्या रही थी। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी 17.19% जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार चंडीगढ़ में वृद्धि हुई थी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 17.19%। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा है कश्मीरी नरेश अनंत के पुत्र कलश ने हरियाणा पर अधिकार कब किया था। तो कश्मीरी नरेश यानी कश्मीर के जो राजा थे अनंत, उनके पुत्र ने कलश जो इनका नाम था, उन्होंने हरियाणा पर अधिकार कब किया था, यह आपसे पूछा है। और इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1081 ईसा पूर्व में कश्मीर के जो राजा अनंत थे, उनके पुत्र कलश ने हरियाणा पर अधिकार कर लिया था। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1081 ईसा पूर्व में। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा है कि हरियाणा में किसानों का विद्रोह कब हुआ था। तो हरियाणा में किसानों के विद्रोह की बात करें तो यह कौन सी सन में हुआ था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1824 में हरियाणा में किसानों का विद्रोह हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1824 में किसान विद्रोह हरियाणा में हुआ था। तो यह थे आज के हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के टोटल 30 क्वेश्चन, जो कि HSSC के द्वारा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला हमारा 10 नंबर प्रैक्टिस सेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।